डॉक्टर शाकिर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा डॉक्टर पद्मा ने बताया और आपने भी यही कहा कि लक्षणों को पहचानिए, लक्षण पहचानने बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार लोगों को ये लगता है कि लक्षण तो लग तो रहे थे ब्रेन अटैक जैसे, लेकिन ब्रेन अटैक तो नहीं था, तो हम क्यों जाएं डॉक्टर के पास? ये ज़रा बताइए। जैसा हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि सब महत्व इस चीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई करने का है कि जितना जल्दी हम बंद नली को खोल सकते हैं उतना जल्दी हम उसमें ब्रेन के फंक्शन में रिकवरी ला सकते हैं। यानी कि आज ये संभव है कि हम दवाओं के या इंटरवेंशन के उपयोग के माध्यम से एस्टेब्लिश स्ट्रोक को रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि इलाज के दो पहलू हो जाते हैं आज के समय में। एक तो एक्यूट स्ट्रोक को रिवर्स करना, यानी कि उसको ट्रीट करना, और दूसरा स्ट्रोक दोबारा ना हो उसको प्रिवेंट करना अर्लीस्ट पॉसिबल। और ये दोनों काम जितने जल्दी किए जा सकते हैं उतना अच्छा होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार ऐसा होता है कि एक स्ट्रोक जो होता है, जिसे हम माइनर स्ट्रोक कहते हैं या TIA कहते हैं, कि थोड़ी देर के लिए हाथ सुन्न हुआ, 50 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर हाथ झटका और वो ठीक हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण सिम्टम होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर TIA या ये जो छोटा माइनर स्ट्रोक होता है उसमें तकरीबन 25% संभावना होती है कि दूसरा अटैक विदिन 7 डेज हो सकता है, जो कि रिवर्स ना हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम उनकी धमनियों की स्थिति को पता कर लें, जो कि कॉमनली इस फॉर्म में होती है कि उसमें किसी तरह का ब्लॉकेज होता है, जो कि करीबन 100 मरीजों में से 30 या 40 मरीजों में देखा जाता है, तो उस ब्लॉक्ड नली को हम समय रहते अगर खोल सकते हैं तो मेजर अटैक को हम समय रहते ही प्रिवेंट कर सकते हैं जी। समय का इसमें दोनों रूप से बहुत महत्व है। जो एक्यूट ट्रीटमेंट में अगर हम डिले करते हैं, जैसे मरीज अगर 3 घंटे के अंदर आता है, और डॉक्टर पद्मा इसके बारे में बताएंगी कि अगर हम जो क्लॉट बस्टिंग ड्रग होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और वो धमनी अगर खुल जाती है तो मरीज का सिम्टम और जो पैरालिसिस या जो भी स्ट्रोक के सिम्टम है वो पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं जी। डॉक्टर पद्मा, ये जो सही समय की बात हो रही है, खास तौर पे अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात की जाए तो बहुत बार होता है कि उनको वैसे भी लगता है कि कहीं वीकनेस हो रही है, और कहीं वो वीकनेस अगर पैरालिसिस था तो कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस हो जाती है कि शायद हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति तो नहीं आ गई, थोड़ी देर इंतजार किया जाए। इस तरह की जो त्रुटियां हैं या छोटी छोटी चीजें अगर लापरवाही की जाए कितनी हानिकारक हो सकती हैं? हानिकारक हो सकते हैं, और ये भी सही एक्चुअली जो चिंता है उनकी कि ये एक स्ट्रोक मिमिक भी हो सकता है। जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज कम हुआ तो ये प्रॉब्लम्स लगता है कि स्ट्रोक जैसा है, स्ट्रोक नहीं है। परंतु अगर ये सोच के हम घर पे बैठ गए कि हमको अचानक एक तरफ चींटियाँ चल रही है, ये हाथ पैर इस तरफ ठीक से नहीं काम कर रहे, हम बहुत ये लगता है कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँगा, हो सकता है इसमें ग्लूकोज की कमी हो। पर अगर आप अपने आप ग्लूकोज ले लिया और लेट गए और सोचें कि अब मैं जब उठ जाऊंगा मैं ठीक हो जाऊंगा, ये अक्सर गलत निकलता है। तो वो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्टर शाकिर ने बहुत अच्छी तरह बताया कि टाइम जो है वो टाइम निकल जाएगा, वो 3 घंटे के बाद जब उठेंगे पूरी तरह पैरालिसिस हो गया, और उस समय आप उठा के आप हॉस्पिटल ले आएंगे, वो 4.5 घंटे भी गुजर गए और वो जो नाली जो बंद हो गया उसको खोलना मुश्किल पड़ जाएगा। तो जितना रिवर्सल हो सकता है नहीं हो सकती। तो देयरफॉर जब अचानक कुछ प्रॉब्लम हुआ, पहले आप हॉस्पिटल आ जाए, वहाँ पे ग्लूकोज भी टेस्ट हो जाएगा, अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज भी दिया जाएगा, स्ट्रोक है तो स्ट्रोक भी हो जाएगा, उसकी इलाज भी हो जाएगी। तो ये नहीं सोच के बैठ जाना घर पे कि ये कुछ और है और मैं लेट जाऊं या मैं थोड़े टाइम रेस्ट ले लूं, डिले नहीं करना। डॉक्टर पद्मा, इस तरह के पेशेंट्स को जब घर से अस्पताल लेकर जा रहे हैं, कहीं वीकनेस या कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, कौन सी बातों का ध्यान जरूर रखा जाए इन बिटवीन जब घर से अस्पताल लेकर जा रहे हैं? वेरी गुड। एक्चुअली ये जो प्री हॉस्पिटल कैरेज और ये इसमें डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत अच्छी तरह उनकी ट्रीटमेंट पैराडाइम्स बनाया है। इनफैक्ट उसमें बहुत सी एडवांस्ड कंट्रीज में ये देखते हैं कि वो एम्बुलेंस में ही एक CT स्कैन भी है और वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर तक पहुंच भी गया है और ट्रीटमेंट वहीं शुरू कर देते, क्योंकि टाइम इज इम्पॉर्टेंट, टाइम इज ब्रेन। और इनफैक्ट ये देखा है कि हर मिनट अगर आप इलाज नहीं किया 2 मिलियन न्यूरॉन्स, 2 मिलियन कोशिकाएं मर जाएंगे। तो वी आर काउंटिंग डाउन इन मिनट्स। देयरफॉर ये होता है, उतना एडवांसमेंट हमारे देश में अभी आया नहीं, पर ये देखते हैं कि अगर स्ट्रोक और ये हार्ट अटैक भी हो, एस्पिरिन दिया जाता है मुंह पे,
जी। एंड यस, अगर थ्रोम्बोलिसिस करना है, ये करना है, वो करना है, वो तो वो अलग बात है जिसमें एस्पिरिन हम देते नहीं। ये अक्रॉस द बोर्ड अगर आपको ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट को शुरू करना है तो एस्पिरिन दे दे। दूसरी चीज़ जो है, अगर ये बेहोश है मरीज तो उनमें मुंह खोल के कुछ ना दे, डोंट डू इट, क्योंकि वो एस्पिरेशन हो जाएगा। बिकॉज ये जो है कि जैसे ट्रॉमा में जो होता है, जैसे आप ध्यान से निकाले और एक तरफ लिटा जाए, ये जो अपना थूक वगैरह अंदर ना जाए, स्पेशली हालांकि जिनमें होश नहीं है, तो ये प्रिकॉशंस ले। एंड वो जो एडवांस उसमें आईवी लगा दे और ये इंफॉर्मेशन अगर पास कर दे तो जो मैनेजमेंट हो सकता है वहाँ कर सकते। ध्यान आप जो कहा है, बेहोश हालत में मुंह में कुछ ना दे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर शाकिर, हमारे पास 2 ईमेल हैं। एसपी जैन हैं, उन्होंने एक बात जाननी चाहिए उनकी भाभी को, जिनकी उम्र शायद 70 वर्ष के आसपास है। उनको 2-3 वर्षों में बार बार इस तरह के सडन अटैक्स होते हैं जिसमें उनकी आवाज़, उनकी बोलने की शक्ति चली जाती है और 4-5 दिन बाद वो ठीक हो जाती हैं। वो ये लिख रहे हैं कि हम इसको अभी तक ENT से रिलेटेड कोई समस्या समझ रहे थे, ये क्या है, क्या ये ब्रेन अटैक का कोई लक्षण है? बिल्कुल, आई थिंक ये जो सिम्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हम इसको क्लिनिकली रखेंगे कि ये स्ट्रोक हो सकता है। और इस स्ट्रोक का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। तो यानी कि उसकी स्टोरी को जब हम सुनते हैं और अगर उसकी स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है और 2 या 3 दिन में रिकवर हो जाती है, तो ये रिवर्सिबल स्ट्रोक है और बार बार हो रहा है। इसमें ज़रूर या तो धमनी में या इसके खून के कंपोजिशन में कोई कारण है जिसको इन्वेस्टिगेट करके और आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और ये प्रिवेंटेबल होता है। जी, और इसके अलावा अमित गौतम, डॉक्टर पद्मा, वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनको सिर दर्द की, बहुत तेज़ सिर दर्द होता है उनको महीने 2 महीने में, और उस दौरान वो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। तो उनको लगता है कि ये कहीं कार्यक्रम देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि कहीं ये लग रहा है माइग्रेन है। जी। तो ये बार बार जो सबसे कॉमन हेडेक्स तो माइग्रेन ही है। ये जो हेडेक हम कह रहे जो स्ट्रोक में, स्पेशली जो सब अरेक्नॉइड हेमरेज, डॉक्टर शाकिर और बता सकते, इसमें जो एन्यूरिज्म फट जाते, वो हेडेक की जिंदगी में कभी नहीं हुआ इतना तेज, जैसे सिवियरेस्ट हेडेक इन अ लाइफ टाइम। और उसके बाद कुछ और हो जाएगा, गर्दन भी अकड़ जाएगा, कुछ लोग बेहोश हो जाएंगे, कुछ लोग को दौरे पड़ जाएंगे, वो अलग चीज़ है। इनका जो है, इफ़ इज़ अ यंग मैन और बार बार हेडेक्स हो रहा है एंड वो ठीक भी हो जाता है, दिस इज मोस्ट लाइकली माइग्रेन रादर देन स्ट्रोक्स। जी डॉक्टर शाकिर, अक्सर हार्ट अटैक्स के बारे में ये कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग्स में ज़्यादा अटैक्स आते हैं, क्या इस तरह का कोई टाइमिंग ब्रेन अटैक्स के मामले में भी है? बिल्कुल। ये जो डायरनल वेरिएशन जो है या सर्काडियम जो रिदम का जो इसका एसोसिएशन है वो तकरीबन सिमिलर होता है। और अक्सर हम देखते हैं कि जो स्ट्रोक होता है वो वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग में, या कई बार सुबह जब पेशेंट उठता है तो पैरालिसिस के साथ उठता है। तो ये इसके जो है डेफिनेट कारण तो पता नहीं है, लेकिन कई सारे हार्मोनल चेंजेस जो डायरनल रिदम के साथ होते हैं शायद वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी के अलावा डॉक्टर पद्मा, कभी कभी ऐसा लगता है सोते हुए कि हाथ पैर सुन्न हो गया या सो गया जिसको कहते हैं, क्या ये TIA हो सकता है? मोस्ट लाइकली नो, क्योंकि जो प्रेशर के साथ जो सुन हो गया उसका प्रेशर होने के बाद ठीक हो जाता है, तो यूजुअली प्रेशर पॉलिसीज वो दूसरी तरह के होता है। सो वी शुड एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू स्ट्रोक, और ये हमारा ये मकसद नहीं है कि ये हम एंग्जाइटी शुरू कर दें। दोज थिंग्स आर नॉट रियली स्ट्रोक्स। डॉक्टर यू सिंह, एक बार स्थिति हुई, व्यक्ति को अटैक आया और पैरालिसिस हो गया, इतने सारे पेशेंट्स से एक्सपोजर है आपका, किस तरह के मामले सामने आते हैं? व्यक्ति अभी तक नॉर्मल था, सडनली कुछ हुआ एंड नाउ ही इज नॉट नॉर्मल। ये जो एक्सेप्टेंस वाली बात है कि परिवर्तन आया और बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया, कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए उसे समझाना और वापस बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश? एक्चुअली जो आपने मुद्दा उठाया वो बहुत ही अहम है। हम ये कहते हैं स्ट्रोक केवल एक आदमी को नहीं हुआ, पूरे परिवार को हुआ, क्योंकि जब वो पैरालाइज हुआ, अपना काम देखभाल अपना नहीं कर पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, तो उसको अपनी तरफ से तो मुश्किल है कि अपना नहाना धोना, खाना पीना नहीं कर पा रहा है, अपनी ज़रूरत नहीं बता पा रहा है, कपड़ा पहनना नहीं पहन पा रहा है, या अपने काम पर जाने नहीं जा पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आदमी सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता। मगर ये देखा है कि पहले ज़माने में ये ज़रूर कहा जाता था कि स्ट्रोक हुआ, रहने दीजिए, आदमी के
10 दिन और हैं, 15 दिन और हैं, ये बिस्तर में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर देखा गया कि कम से कम 70% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, और 40% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरे अपने काम में भी वापस आ सकते हैं। तो इतने बड़े लोगों मतलब पॉपुलेशन को क्यों रोका जाए अपने काम के लिए? तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपना काम कर सके और अपना चलना फिरना कर सके। दूसरी बात, उस आदमी में कितनी अपनी शक्ति है आगे बढ़ने की, अचीवमेंट करने की, और परिवार में कितना सहयोग है, इन सब चीज़ों को देखते हुए काफ़ी कठिन होता है। यदि परिवार का सहयोग अच्छा हो और आदमी में अपनी शक्ति हो, तो जो बची हुई उसकी शक्ति है उसके साथ में निपुण हो सकता है अपने काम में भी और अपना दूसरा कमाने वाला काम करने के लिए भी। जी डॉक्टर यू सिंह, जो मस्तिष्क है वो शरीर को चलाता है, जी, नियंत्रण उसका रहता है। आपके यहाँ जब वो आता है तो आप उसके शरीर को चलाते हैं ताकि उसका दिमाग चल सके, तो दोनों का रिश्ता कैसा रहता है, ज़रा हमें समझाएं। एक्चुअली हम खाली शरीर को चलाने का काम नहीं करते हैं। दिमाग के ऊपर सबसे पहला काम होता है काउंसलिंग, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग कि उसको तकलीफ क्या हुई। पेशेंट नहीं समझ सकता है तो उसके परिवार वालों को बता दें कि उसको तकलीफ क्या है। उसके साथ साथ जो उसका हाथ पैर चलाने का काम है, बोलचाल का काम है, उसके लिए थेरेपीज हैं। उसको अपने सोसाइटी में कैसे रहना है उसके लिए काउंसलिंग होती है। सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये देखा गया डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन इतना कॉमन है कि उसमें ये कहा जाता है कि हर एक स्ट्रोक के पेशेंट को यदि 3 से 6 महीने एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाएँ तो उनकी आउटकम अच्छी होती है। ये चीज़ काफ़ी लोग निगलेक्ट कर देते हैं। और फिर कुछ भी काम करे उसको अपना यूजफुल अर्निंग कर सके, वो करने के लिए भी चेष्टा की। डॉक्टर यू सिंह, एक और बात आप बताएं कि जैसा ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर शाकिर बोल रहे थे कि जितनी जल्दी अस्पताल पहुंचे, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिला उतना बेहतर है। क्या रिहैबिलिटेशन की अगर बात करें उसमें भी ये सही होगा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, इंटरवेंशंस हो रहे हैं, उसके बाद कहीं जाकर शायद अगर कुछ नहीं होगा तब रिहैबिलिटेशन शुरू करेंगे। एक्चुअली यदि आपने जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर देखा तो स्ट्रोक यूनिट के अंदर रिहैबिलिटेशन डे 1 से शुरू होता है। कैसे पेशेंट आया, यदि पैरालाइज्ड है उसकी पोजीशनिंग कैसे होनी चाहिए ताकि उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्चर्स जैसे कि जोड़ टेढ़े हो जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ बिल्कुल टेढ़े हो जाते हैं, वो ना हो पाए। दूसरी बात है कि जैसे उसकी मेडिकल कंडीशन स्टेबलाइज हो गई कि उन्होंने क्लॉट निकाल दिया, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज कर दिया, पेशेंट कॉन्शियस है, तो उसको जितना जल्दी हो सके बिठाना, जितना जल्दी हो सके खड़े कराने की कोशिश, यदि किसी अप्लायंस की ज़रूरत है तो वो साथ में दें। डे 1 से शुरू करते हैं। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये कहा जाता है कि 18 दिन के अंदर अंदर मरीज़ को घर में अपने इंडिपेंडेंट बना के भेजना, इवन इफ उसका पैरालिसिस है वो भी करना। 18 दिन में।